और आपकी स्क्रीन पर एक बार टीजर आता हुआ जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा। टाटा मोटर्स आज अड्डा पर रखें टाटा की हैरियर, जो इनकी फ्लैगशिप एसयूवी कही जा रही है, वो कुछ ही देर बाद, ये शो खत्म होने के जस्ट बाद 11:30 बजे वो लॉन्च। हर्षदा सावंत वहां पर होंगी तो पूरी लाइव डिटेल्स उस लॉन्च से वो लेकर आएंगी, टॉप मैनेजमेंट से करेंगी बातचीत, गाड़ी दिखाएंगी आपको और तगड़ी टक्कर देने की उम्मीद है इस सेगमेंट की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको, चाहे वो क्रेटा हो, चाहे जीप कंपस हो या XUV5 हो। लेकिन चलिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज सिंगल जुड़ चुके हैं और साथ में किरण यादव को मैंने थैंक कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पुणे से किरण जब मुंबई आएंगे तो उन्हें निचोड़ लिया जाएगा। तो ये शो में भी किरण मेरे साथ बने रहेंगे और साथ साथ मितेश ठक्कर भी जुड़ने वाले हैं। तो आपकी तमाम क्वेरी सॉल्व करेंगे हम लोग। आपकी स्क्रीन पे ऊपर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टर साहब दिखाते रहेंगे, तो आप रीच आउट करें हमें। लेकिन पहले क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर, और आज कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास थोड़ा थकावट के साथ कामकाज होता है, ऊपरी तरह से फिर फिसले और अब वो कंसोलिडेशन कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द इस समय घूमते हुए। और ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, लेकिन वो मोमेंटम लूज आउट हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था, अब 1/4%, लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट में फिर भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन अब मार्केट ब्रेथ जो लगातार बेहतर थी, वो धीरे धीरे मार्केट ब्रेथ इन लाइन आती हुई मिड कैप एडवांस डिक्लाइन एकदम कन्वर्ज करते हुए, यानी कि धीरे धीरे ऊपरी समय से मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में थोड़ा पकड़ता हुआ। अनु, जैसे मूड क्या है, एकदम फ्लैट ट्रेड, कुछ आज मिला ही नहीं मौका मुझे ट्रेड करने का निफ्टी में। अब दिन में कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल मौका नहीं मिला आशीष, और आज थोड़ा सा मिड कैप में बढ़त है। निफ्टी जूनियर कल थोड़ा सा ऊपर था, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर दे रहा है। मेरे ख्याल से इस मार्केट में आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही फोकस करना होगा। देखिए, कल टीवीएस मोटर और हेवल्स में रैली हुई, आज वो डिक्लाइन हो गए स्टॉक्स। एशियन पेंट्स में थोड़ी सी कल डिक्लाइन हुई थी, आज शुरू में रैली हुई, लेकिन वो रैली फिजल आउट हो गई। आईसीआईसी प्रू के नंबर्स ने एनबीएफसी का माहौल थोड़ा बिगाड़ा है आज। जिस तरीके से वो 11% गिरा है ना आशीष, वहाँ थोड़ा डिक्लाइन है। थोड़ी सी मेटल्स में बाइंग है। मेरे ख्याल से आज का स्टॉक ऑफ द डे मेरे लिए श्री सीमेंट है, और मैं उसको सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक जो आप इसका एक अगर पैटर्न देखेंगे श्री सीमेंट का, देखिए इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, काफ़ी बुरे दौर से गुजरी, स्टॉक काफ़ी गिरा। कल जो था पहला अच्छा नंबर था और एक टर्न अराउंड क्वार्टर कंपनी ने दिया है। आपको भारत फॉर्ज याद होगा, एक बार जब टर्न अराउंड आया था उसके बाद स्टॉक में क्या मूव आया था। आज इसने क्या किया है, आज इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। और अगर ये 100 रुपये और यहाँ से भागता है ना आशीष, तो इसका जो 100 या 200 रुपये, तो जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। तो एक गोल्डन क्रॉस जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो बनाने की ये तैयारी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 16,000 का स्टॉक है, तो लेते वक्त थोड़ा डर लगता है, लेकिन आप पाएंगे कि 3 महीने के अंदर अगर ये अगले क्वार्टर तक अच्छा चांस है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस चला जाए। मुझे करीब 19,300 के करीब का इसका हाई है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आज जो मूव है वो उस मूव की तैयारी है। अरे वाह, तो श्री सीमेंट्स रखे रडार पे। कल एक टर्न अराउंड क्वार्टर डिलीवर करता हुआ और आज भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के अब धीरे धीरे ऊपर आता हुआ ये स्टॉक यहां से अच्छी मजबूती डिलीवर कर सकता है। किरण से तो मैंने खैर मार्केट व्यू ले रखा है। किरण का मानना है कि 10,850 से 10,880 इस रेंज में सीमित दायरे में बाजार इस समय है। उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत। लेकिन मितेश अभी उनके बाजार का व्यू ले लेते हैं। मितेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, निफ्टी पे कोई ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष। आई थिंक अब ये रेंज काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई। इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो आई थिंक मल्टीपल टाइम्स पे हमने 10,725, उसके बाद थोड़ी दिनों बाद 10,850, आई थिंक ये 2 लेवल्स पे बार बार जाके सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया और ऊपर में 10,950, 980 के बीच में मल्टीपल टॉप्स बनी हुई। तो फिलहाल रेंज में है और इंडिकेटर्स इतने फ्लैट हो गए आशीष की, टिपिकल आई थिंक ये फ्लैट मूवमेंट इतना चलता नहीं है। तो आई थिंक 2 या 3 दिन में मुझे लगता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए, जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे और तब एक ट्रेंडेड मूवमेंट मिलेगा। 10,950, 980 के क्रॉस करने के चांसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, परंतु रेंज ब्रेकआउट के बाद ही एक फ्रेश ट्रेड लेंगे निफ्टी पे, तो 10,980 के ऊपर बाय करेंगे। 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके करीबन 120 पॉइंट का इनिशियल टारगेट रखेंगे 11,100 के आसपास का। तो सिमिलर व्यू आता हुआ फिर 10,980, जैसे किरण भी कह रहे थे, जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक उस रेंज को प्ले आउट करने की जरूरत है। अब जैसे मितेश भी कह रहे हैं, 10,980 ब्रीच होता है तो और अपसाइड्स खुलते हुए नजर आएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट स्तरों के ऊपर की तरफ, जिसके बाद आपको अब दरअसल तेजी करनी चाहिए। अदरवाइज इस वॉट अब इस लेवल्स पे उतना फेवरेबल नजर नहीं आता। मितेश, क्विकली आपके स्टॉक पे कितने दें, इससे पहले वो फिर निकल जाए, मोमेंटम आ जाए, मिस आउट हो जाए? 2 IT स्टॉक्स हैं मेरे आज के रिकमेंडेशन में। विप्रो आई थिंक काफ़ी चर्चित भी आप भी शायद डिस्कस कर रहे थे, और डिस्क्लेमर ये है कि मेरी पोजीशन भी है यहाँ पर। विप्रो पे बाय है, 345 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और 365 के टारगेट रखें। और
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, परंतु चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर 3730 का स्टॉप लॉस लगा के 4000 का पहला टारगेट देखें और 4200 की संभावना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, ये कुछ स्टॉक कॉल्स हैं। एक बार रेमंड का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं और टिक बाय टिक लेकर आएंगे तो और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से एक ब्रेकआउट आया है आशीष। अभी मैंने देखा पिछले 5 मिनट का एक इसका चार्ट देखिए रेमंड का, मेरे ख्याल से आज रेमंड के नंबर्स आने हैं और मार्केट उम्मीद करेगा कि रेमंड के अच्छे नंबर आएंगे। ये देखिए, ये रेमंड का चार्ट है, ये टिक बाय टिक है और अगर इसका एक इंट्राडे भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आप इस समय एक स्टॉक में इस रेमंड के काउंटर में देख सकते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा रेमंड का चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या? बिल्कुल है। इधर एक नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट 830 832 का है और उसके बाद करीबन अगर वो निकल जाता है तो 843 44 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है जो कि करीबन 816 का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में भी मुझे लगता है अनुज बहुत अच्छा काउंटर देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेमंड में फेवरेबल। हाँ, आज इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स भी आने और इससे पहले अब ये मोमेंटम पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। 1.5% के उछाल के साथ दिन के हाईस पे समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन आज डीलिंग रूम चेक के लिए प्रदीप आपको नजर नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो शेर खान पहुंचे हुए हैं। तो शेर खान से फिर से प्रदीप इस समय अब लाइव जुड़ते हुए। प्रदीप, हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा मौके नहीं दे रहा बाजार ट्रेड के, इंडेक्स में एकदम थकावट के साथ कामकाज हो रहा है, पर डीलिंग रूम में स्पॉटिंग कैसी है, क्या हाल है? बिल्कुल, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मौके तलाशने की, लेकिन बड़े इवेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है सभी की और सबके दिमाग में सवाल ये है कि अब बजट के पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाए, कौन सी ऐसी पोजीशन ले जो अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक के लिए काम आती हुई नज़र आए, कारगर होती हुई नज़र आए। हमारे साथ अब हिमांग जानी जुड़ रहे हैं, जिनसे हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हिमांग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। आप क्या स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं इस समय अपने क्लाइंट्स को बजट को सामने देखते हुए? देखिए, बजट के अंदर एक तो ये जो है पूरा बजट नहीं रहेगा, ओके, और एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हम इलेक्शन ईयर के अंदर है तो वैसे भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर, मिडिल क्लास, पॉपुलिस्ट मेजर्स, इस पे ज़्यादा रहने वाला है। तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज़ है, जैसे बाटा हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब स्टॉक्स के अंदर एक फोकस होना चाहिए। अदर देन दैट जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके अंदर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे, क्योंकि उनके सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। और एक IT के अंदर भी हमें लगता है कि जो अगले साल का पूरा अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें से काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट IT और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा। तो उसमें भी जैसे इन्फोसिस या TCS या टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स के अंदर फोकस हम लोग कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हम लोग समझते हैं कि क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी जो है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है, कुछ ही पॉकेट्स के अंदर हमें वो दिख रही है, तो वैसे ही स्टॉक्स और सेक्टर्स के अंदर फोकस करना चाहिए जहाँ पे कि ये अर्निंग विजिबिलिटी है। तो अब तक आपने जो कि अर्निंग्स की बात की, तो अभी तक के जो नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या असेसमेंट है? उसके हिसाब से आपने क्या रिकमेंड किया या कहाँ से दूर रहने की राय दी? क्या चेंज है आपकी स्ट्रैटेजी में? अभी अर्ली डेज है तो बहुत ज़्यादा नतीजे आए नहीं हैं और हमारी जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है वो ये है लगभग 14-15% की ग्रोथ आएगी। और ये जो जहाँ पे हम लोग अर्निंग विजिबिलिटी कम देख रहे हैं उसमें हमें लगता है कि मेटल का एक जो सेक्टर है वहाँ पे अच्छा नहीं आएगा, और ऑटो सेक्टर के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन है। तो ये 2 सेक्टर्स के अंदर हम लोग समझते हैं कि नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो बैंकिंग सेक्टर है, पर्टिकुलरली BFSI, उसके अंदर हमें लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा कंज्यूमर और IT के अंदर भी हम समझते हैं कि नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। अच्छा, इस समय जो हमारे न्यूज़ रूम में भी चर्चा चल रही है और हम लगातार इस पर फोकस करें कि बाजार थोड़ा वोलेटाइल है, रेंज बाउंड है, इतनी सारी जो अनिश्चितताएं हैं उनको देखते हुए लोगों के दिमाग में काफ़ी सवाल हैं। आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है पिछले 10-15 दिनों में, खास तौर पे आपके क्लाइंट से, आपके फ्रेंचाइजी से, आपके बड़े ब्रोकर्स से, किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं? क्या सवाल है लोगों के दिमाग में और आप इस माहौल में किस तरह की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने की राय दे रहे हैं लोगों को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पिछले साल में जनरली लोगों का पैसा बना नहीं है इंडेक्स लेवल पे या स्टॉक्स लेवल पे, तो वो एक कंसर्न है कि आगे जाके हमें कोई आइडियाज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरा है कि जो बड़ा इवेंट है, इलेक्शंस है, प्लस ग्लोबली भी थोड़ी सी हमने ऑफ लेट वॉलेटिलिटी देखी है, तो लोगों के माइंड में ये कंसर्न है कि इलेक्शन और ग्लोबल मार्केट के चलते हुए क्या हमें बहुत
एग्रेसिव पोजीशन बनानी चाहिए या हमें स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच लेके चलना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में चल रहा है। तो उसी के चलते हुए हमने ये सुझाव दिया है लोगों को कि आप ये चीज़ों से घबराए नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी और मार्केट उसको एडजस्ट करता रहेगा। और ऐसी कंपनीज़ में, ऐसे सेक्टर्स में आप फोकस करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब आती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है इस तरह के स्टॉक्स लेने की जहाँ पे विजिबिलिटी है। तो यू शुड एक्चुअली टेक एडवांटेज ये वॉलेटिलिटी का और ये स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। एक और सवाल जो इस समय सबके दिमाग में चल रहा है, हाल में जो मार्जिन बढ़ी है उसके चलते क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो उसको पूरा कंप्लाई कर पा रहे हैं? क्या आपने भी बढ़े हुए मार्जिन ऑलरेडी वसूल करने शुरू कर दिए होंगे? उसका किस तरह का इम्पैक्ट आया? देखिए, ये जो F&O के अंदर अभी जो मार्जिन जो बढ़ाए हैं वो काफ़ी उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी बड़ी है। 30% से लेके लगभग 55% तक बढ़ाए हैं। तो सब ब्रोकर्स ने वो इम्प्लीमेंट तो कर ही दिया है, पर क्योंकि अभी सिर्फ दो तीन दिन ही हुए हैं तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट वॉल्यूम के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला है। पर आगे शायद 1-2 हफ्ते के अंदर और अंदाज़ा मिल जाएगा। और मेरा समझ ये है कि जो रिटेल लेवल पे काम करते हैं F&O के अंदर, उनके लिए मार्जिन में एडजस्ट करना इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है। पर जो प्रॉप डेस्क में काम करते हैं या जो कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड काम करते हैं, उनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो इस पे निर्भर करता है कि आपके कितने मार्जिन पे क्या रिटर्न बनेगा। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है। ओके अच्छा, इस समय क्या आपके क्लाइंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पोजीशन लें या नहीं लें, इंतज़ार करें अगले 3-4 महीने तक के लिए, 3 महीने के लिए? अब तो 100 डे का एक काउंटडाउन चल रहा है, उस दौरान कुछ खास आपकी स्ट्रैटेजी है? पोजीशन लोग हल्की रख रहे हैं, आप किस तरह से सलाह दे रहे हैं उनको? लोग जनरली कॉशियस ही हैं, क्योंकि हमने बीच में वॉलेटिलिटी देखी थी और इवेंट के चलते हुए कुछ लोग थोड़े साइडलाइंस पे रहना पसंद करते हैं। पर देर आर कस्टमर्स जो एक्टिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, या तो म्यूचुअल फंड के जरिए या जब मार्केट में ऐसे मौके मिलते हैं तो वो बाय करते हैं। तो हम लोग उनको वही सुझाव देते हैं कि आप इससे घबराए नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर अच्छा नहीं है तो ये साल में हो सकता है अपना रिटर्न बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है। और पर्टिकुलरली अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ गई जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये साल बहुत अच्छा हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हेमांग आपका। चलते हैं वापस स्टूडियो। चलिए, आप कुछ दर्शकों को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले अमित सिंह हमारे साथ वाराणसी से। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सर, अमित बोल रहा हूँ सर। वीडियर 1 लाख परचेज किया हूँ। ओके। और सर 199.40 में। ओके। इसको मैं नेक्स्ट मंथ भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? अच्छा, कर सकते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है। 6 रुपये का 6 रुपये का प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं जी सर। 6 रुपये का प्रॉफिट होता तो रोल करते कि नहीं करते या बुक करते? तब नहीं करते प्रॉफिट बुक करते। देखिए अमित, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। आप इसका उल्टा करिए। अगली बार प्रॉफिट हो तो रोल ओवर करिए, लॉस हो तो बुक करिए। लॉस बुक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है वहाँ पर मतलब आप गलत पड़ गए। और मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। किरण, क्या एडवाइस होगी इनको इस लेवल पर? नहीं, अभी तो सपोर्ट के बहुत नज़दीक है इसलिए होल्ड है, पर चार्ट पैटर्न बहुत वीक है। ये बाय करके चलने वाला स्टॉक है नहीं। पर 190, 180 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर चलता है तो इधर से बिल्कुल बाहर निकल के आ जाना चाहिए। देखिए हर एक छोटी सी अपमूव 4-5 रुपये की अपमूव आती है और 10 रुपये का डाउनफॉल आता है। तो ऐसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेनी बराबर नहीं रहेगी। अच्छा, किरण ने वैसे एक स्टॉक स्पॉट करा है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट एक बार स्क्रीन पे फायर करें आप लोग। उसमें अचानक एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। किरण, खरीद के चलूं क्या? बिल्कुल खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि इसने करीबन पिछले 1 महीने के सारे टॉप्स निकल दिए हैं और ये काफ़ी अच्छी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा मानना है कि आज के सत्र के लिए इधर से 50 से 60 रुपए की अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। यानी 2700, 2710 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जानी चाहिए। और इसके लिए सिर्फ 10 रुपए की रिस्क है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2639 का कैश लेवल्स। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके हैं। क्विकली, बहुत सारी क्वेरीज अब तक ले नहीं पाए तो फोकस क्वेरीज पर। बेंगलुरु से मनु बत्रा साहब जुड़ते हुए। मनु जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। आई हैव 2 lots of IndusInd Bank put 1480. ओके। And I have Kotak Mahindra Bank call 1300, 2 lots at 28, and the IndusInd Bank 1480 put is at 20 rupees. $20, ठीक है ठीक है। 28 का लिया हुआ 18 हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक, और 20 का हुआ इंडसइंड बैंक था मेरे ख्याल से। वो इस समय एक बार फायर करें डायरेक्टर साहब। 16, 16.5 के आसपास। क्या कॉल होगा इन दोनों पर मितेश, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक? आई थिंक दोनों पे डायरेक्शनल कॉल ठीक है, परंतु टाइम थोड़ा सा कम बचा है। और कोटक बैंक 1300 के आसपास हल्का सा अटकता है, उसका प्रीवियस स्विंग हाई वहाँ पर है।
आई थिंक इसको एक दिन और होल्ड करें और आज का जो लो है वही स्टॉप लॉस लगा लें 1278 76 का। अगर वो तोड़ता है लेवल तो एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि आपके पास एक्सपायरी में दिन ज़्यादा बचे नहीं है। स्टॉक ने ऑलरेडी मूवमेंट दिया है और हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, उसमें आपकी टाइम वैल्यू और गल जाएगी। तो 1276 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर वो नहीं तोड़ता है और 13 के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है आपकी एक्सपायरी 1340-50 की रेंज में आ सकती है। परंतु ब्रेकआउट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा डिपेंड करेगा निफ्टी ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। 1276 का आपका स्टॉप लॉस होगा और अगर एक दिन और नहीं चलता है तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए माइनर लॉस में। और दूसरा स्टॉक इनका था इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन मेरे ख्याल से। वहाँ पर भी आई थिंक डायरेक्शनल बायस ठीक है। स्टॉक पर नेगेटिव है, अंडर परफॉर्मिंग है और वीक स्ट्रक्चर के साथ में ट्रेड कर रहा है। इसको होल्ड करें। अगेन आप अपना स्टॉप लॉस ले आए करीबन 1502 पर, और 1502 अगर स्पॉट में नहीं तोड़ता है स्टॉक तो पुट में बने रहें। आई थिंक कभी भी आपको डिक्लाइन में स्टॉक में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपको 1450-60 के लेवल दिखते हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करें। चलिए मनोज जी, आपने थोड़ा कोटक लेट ले लिया। अगर आपने 3 दिन पहले टर्निंग पॉइंट सुन के लिया होता तो जब हमने वो स्टॉक का एक बॉटम आइडेंटिफाई किया था वहाँ से उसमें एक अच्छा खासा मूव आया। लेकिन अभी भी स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन 3 दिन की वन वे रैली के बाद एक दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन बनता है तो वो आज शायद हो रहा है। और जैसा मितेश ने कहा शायद होल्ड कर सकते हैं। अविनाश यादव हैं अब हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अविनाश। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर ये कोटक महिंद्रा का था, एक मेरा स्टॉक था। मैंने जो कॉल बाय किया था 23 रुपए से 1400 इसका 2320 का। चलिए ठीक है। उसके अलावा और एक है मेरा एशियन पेंट का है एक स्टॉक जो मैंने 1440 का कॉल बाय किया था। ठीक है। 19 रुपए 70 पैसे से। जो 3 लॉट हैं इसके मेरे। बाप रे। क्या सर इसका? चलिए ठीक है। कोटक पे तो अभी हमने राय दी थी एक्सपर्ट्स ने कि शायद आप होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट्स देखिए सर, एशियन पेंट्स को खरीदना चाहिए जब खराब रिजल्ट आए और स्टॉक गिरे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के बाद ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका था। स्टॉक नया हाई बनाएगा, लेकिन आपकी कॉल में प्रॉफिट आएगा कि नहीं ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। किरण बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी टेक्निकली 1430 1431 डबल टॉप लेवल है जो कि थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बनता है और उधर एक कंजेशन जोन देखने को मिल रहा है। तो जब तक 1430 निकलता नहीं है तब तक एक नई रैली उभर के नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इधर से जितना जल्द हो सके बाहर निकले वही अच्छा रहेगा। वैसे भी एक्सपायरी बहुत नजदीक आ रही है। ठीक बात। बेंगलुरु से अब बालाजी जुड़ते हुए। बालाजी हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछे। हाँ, मेरे पास 2 कॉल है सर। एक रेमंड से 820 कॉल ऑप्शन लिया 8 लॉट। अरे वाह। एंट्री पोजीशन था 26.20। 26 रुपए 20 पैसे पे 8 लॉट खरीदे हैं। लिखाएं जरा। 26 28 तो अभी लिया है क्या? थोड़ी देर पहले। कब लिया सर ये? कल लिया था मैंने। अरे वाह, एकदम सही ट्रेड पड़ रहा है। एक बात ही हो रही थी, अनुज ने हाईलाइट करा है स्टॉक को कि किस तरह से रिजल्ट से पहले मोमेंटम तेज हो रहा है, और किरण ने उसमें कहा था कि यहाँ से तो और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सटीक लिया है सर। मुनाफे में भी आप हैं, लेकिन एक काम करता हूँ, थर्ड व्यू लेकर आता हूँ स्टॉक पे। मितेश के पास चलते हैं। मितेश, रेमंड देख के बताइए। आई थिंक मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। स्टॉक 795 798 से लेकर करीबन 825 की रेंज में है और हम लोग आज 824.80 का स्पॉट में हाई बना है। मुझे तो 825 क्रॉस करते से स्पॉट में आपको स्टॉक में आपको अच्छा मोमेंटम दिखेगा। स्टॉक 845 850 की रेंज में जाएगा जहाँ पे कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर पॉजिटिव। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आज दोपहर, लेट दोपहर या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाना चाहिए। रिजल्ट भी आने। इनका एक और, आपका एक और कॉल सवाल है सर, है ना? सर मैंने उज्जीवन लिया था 300 कॉल ऑप्शन। उज्जीवन 6 लॉट लिया था। उज्जीवन का भाव दिखाएं जरा सामने पे। 300 का कॉल लिया हुआ है। क्या करना है किरण? डिफिकल्ट है ये इसमें मुनाफा होना, क्योंकि एक हफ्ता रह गया एक्सपायरी के लिए और 300 का लेवल क्रॉस करेगा ऐसा संकेत नहीं है, क्योंकि एक 290 295 एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। कई बार ये टेस्ट होके इधर से यू टर्न लिया है और मार्केट भी डाइसी है अभी करंट लेवल्स पे। तो मेरा मानना है कि इधर से जितना जल्द हो सके निकल जाए। बिल्कुल। और हर चीज़ को एक लेवल पे लिया जाता है। उज्जीवन 220 था जब कोटक ने वो एप्लीकेशन डाली थी और उज्जीवन और इक्विटा हमने आइडेंटिफाई किए थे कि वो टाइम था। अब 300 पे शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। और रिजल्ट से पहले क्या होता है कि सब लॉन्ग हो जाते हैं, रिजल्ट के तुरंत बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाती है उन स्टॉक्स में, तो वैसे ही कॉल के प्रीमियम्स गिर जाते हैं। अब एक SMS हमारे पास है, सतीश यादव ने पुणे से भेजा है। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की 125 कॉल ली है 3.5 रुपये पर। ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। इसमें तो एडवाइस लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो मिल रहा है उसको ले लें। NBCC की 60 की कॉल ली है इन्होंने 3 रुपये पर। ये भी काफ़ी, ये किरण कई लोग गलती कर देते हैं कि कॉल ऑप्शंस ले लेते हैं
उसके बाद वो मोमेंटम में ले लेते हैं, मोमेंटम में वैसे ही प्राइस हाई हो जाता है कॉल का। तो और ये बहुत हो रहा है इसमें। मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा शायद क्लासरूम सीरीज की जरूरत है जिसमें बताया जाए कि कब आपको कॉल्स लेने और कब आपको कॉल्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। ब्रेकआउट्स पे कॉल लेना बहुत सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम काफ़ी तेज़ बढ़ता है और उसके बाद हल्का सा भी उसमें कंसोलिडेशन या डिक्लाइन आए तो वो गिर जाता है। लेकिन अभी इन दोनों स्टॉक्स में कोई चांस है इनका प्राइस मिलेगा, या फिर ये जो मिल रहा है वो भी लेके बस प्रॉफिट लॉस कट करें? नहीं अनुज, लॉस बुक कर लेना चाहिए, मेरा यही मानना है। और आप जो कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, पर अगर करना ही है तो कवर्ड कॉल ले या कैलेंडर स्प्रेड करे तो कम से कम थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेकेड कॉल जो किरण बात कह रहे हैं, अगर आपने 60 की कॉल ली है तो सामने आप 65 की कॉल बेच दें, उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और क्योंकि 60 की कॉल बढ़ी है तो 65 की भी बढ़ी होगी, तो उस हिसाब से आपका जो एक गेन लिमिटेड होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। इस चीज़ का एक ध्यान रखें इसमें। ठीक बात। और चलिए, एक्शन तगड़ा है, जैसे अनुज कह रहे थे, आईसीआईसीआई प्रू जो रिजल्ट्स पे शार्प रिएक्शन आया है, 10-11% वायदा में वो स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी आने, 3% नीचे ये स्टॉक है। टीवीएस मोटर्स कल रिजल्ट्स आने के बाद आज देखिए 2.5% के दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ। मेरे ख्याल से सीएलएसए का एक डाउनग्रेड भी आया है, स्टॉक पे एक तगड़ा डाउनग्रेड आया है। मदरसन सुमी में हम देख रहे हैं 2.5% की कमजोरी। यूनाइटेड स्पिरिट, जिसके भी रिजल्ट्स आने हैं आज, रिजल्ट से पहले 2% के दबाव के साथ यूनाइटेड स्पिरिट इस समय ट्रेड करता हुआ। ये तो दबाव वाली पॉकेट्स थी। जहां तेजी है उसमें श्री सीमेंट, जो अनुज ने स्टॉक आइडेंटिफाई भी करा था कि यहां से अब और तेजी तूल पकड़ेगी, वो 3.5%। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भी है, पर वो क्योंकि मैंने उससे बातचीत नहीं करनी थी कि वो समय तो प्रबंधन, ये तो हमारी ग्रुप कंपनी हो गई। लेकिन श्री सीमेंट में 3-3.25% का उछाल, जी एंटरटेनमेंट में तेजी, और ओरेकल फाइनेंशियल, जिसको मेरे ख्याल से ये तो आज का मितेश का पिक भी है विप्रो के अलावा, उसमें आप अच्छा बिल्डअप, अच्छा मोमेंटम आता हुआ देख रहे हैं। तो ये वो स्टॉक, विप्रो दूसरा पिक है मितेश का, उसमें भी अब देखिए 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। चलिए फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं इस समय। मितेश, क्या चुना है आपने? अनुज, मैंने आई थिंक कवर कर दिए स्टॉक्स मेरे विप्रो और ओरेकल फाइनेंशियल पे लॉन्ग कॉल से, और विप्रो में टारगेट 365 का, ओरेकल फाइनेंशियल में टारगेट करीबन 4000 का। ठीक बात। और किरण के इससे पहले जब शो कर रहा था मैं, इससे पहले वाले सेगमेंट में, तो बायोकॉन और बाटा पे किरण ने दाव लगाया था, दोनों में खरीदारी करने का मन था। उसके बाद शो के दौरान डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बातचीत करी, जिसमें स्पाइक आया और उनका मानना है यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। कुछ और स्पॉटिंग किरण? नहीं, और दूसरा कोई अभी देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट एकदम साइडवेज फ्लैट है। बिल्कुल ठीक। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद, मितेश और किरण। किरण खास तौर पे यहाँ तक आने के लिए भी, थैंक यू। पुणे से। पुणे में भी ठंड हो रही है क्या? बहुत, इससे ज्यादा है। पुणे में आमतौर पर हमसे आए, बॉम्बे से ज्यादा ठंडी होती है। ठीक बात। तो आप जैकेट वैकेट नहीं पहने? नहीं, बॉम्बे में आ रहा गर्मी था। लगती है आप? बिल्कुल नहीं। चलिए, आप सबका धन्यवाद। और ब्रेक ले रहे हैं इस समय। ब्रेक के उस पार हेमंत जोड़ेंगे कल की तरह आज फिर आप लोग के साथ, और अनुज तो है ही है, और प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा होंगे, तो आपकी फटाफट तमाम क्वेरीज पे होगी बातचीत। और कल 10:30 बजे प्रभात डेयरी की बातचीत हुई, उसके बाद मैं देख रहा था आप लोगों ने 11 बजे भी बातचीत छेड़ी, और प्रभात डेयरी का स्टॉक देखिए किस तरह से घूमा था उन बातचीत के बाद। उस टाइम पे 7-8% की मजबूती थी, और फिर वो 13-14% नीचे जाके बंद हुआ था, तो है ना। ये हमेशा होता है, आप कोई भी स्टॉक में न्यूज़ आए ना, सबसे पहले एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि पिछले 1 साल में स्टॉक में क्या हुआ है। वहाँ आपको मैसेज मिल जाएगा। पहला रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग, अगर 98% बिजनेस बिक रहा है तो कंपनी क्यों नहीं बिक रही, ओपन ऑफर क्यों नहीं आ रही। अगर आप कह रहे हैं कि बायर को इंटरेस्ट नहीं है पूरी कंपनी लेने में, सिर्फ बिजनेस लेने में, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है। ये चीज़ें होती हैं जिनको आप, अगर आप एक नॉर्मल फॉलो करेंगे। और अगर प्रभात डेयरी अगर एफएनओ में होता तो कल मैं एक बहुत ईजी ट्रेड थी कल एफएनओ में होता तो, लेकिन ये एफएनओ में है नहीं, तो कैश स्टॉक में आप एटलीस्ट हमने लोगों की ये हेल्प की कि लोग फंसे नहीं। ठीक, स्टॉक बिल्कुल, वो भी मनी सेव्ड इज मनी अर्न। बिल्कुल।